नमस्कार सभी लोगों को। ये फर्स्ट वीडियो है ऑटोमेटा कोर्स का और इसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। ऑटोमेटा बेसिकली एक वर्ड है जो कि प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है ऑटोमेटान। ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। और ऑटोमेटा बेसिकली है क्या कि स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या होता है? ये आपका एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन मॉडल होता है और ये ऑन पेपर होता है, मतलब इसके लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप थ्योरेटिकली इसको कंसीडर करके सारा एनालिसिस करते हैं, मतलब थ्योरेटिकल मैथमेटिकल मॉडल है ये। मैथमेटिकल मॉडल अपने आप में थ्योरेटिकल ही है, कोई किसी मशीन की ज़रूरत आपको नहीं है, ना किसी हार्डवेयर की ना किसी सॉफ्टवेयर की। तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1930 में एलन ट्यूरिंग ने। एलन ट्यूरिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मशीन को डिजाइन मतलब क्वाइन किए थे, कह लीजिए इस वर्ड को। एब्स्ट्रैक्ट मशीन उन्होंने सबसे पहले उस पर स्टडी करना शुरू किया था, और जो कि मतलब जो आजकल के आपके कंप्यूटर्स हैं उसके नियर बाई ही था। और एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मॉडल जो होता है वो मैंने बताया कि थ्योरेटिकल मॉडल होता है, और इसमें इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, वो जो कंप्यूटेशन हम लोग करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए कि उसमें क्या कितना कॉम्प्लेक्सिटी है या क्या चीज़ है, क्या उसका कितने टाइम लगेगा, कितना कितना मेमोरी लगेगा, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के स्टडी को किया। और ये जो है आपका, इसमें देखिए अच्छी बात क्या है कि आप पेपर पे अगर कर रहे हैं या मैथमेटिकल मॉडल है तो आपको किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको एक्सक्लूड करते हुए था। तो एक्चुअल में जो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कंसीडर नहीं किया गया है या उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पेपर पे कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल है। और ट्यूरिंग जो एलन ट्यूरिंग थे उनको उनका जो मेन गोल था वो ये था कि एक बाउंड्री डिसाइड करना, मतलब कि क्या चीज़ हम कंप्यूट कर सकते हैं, क्या चीज़ हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में एक बाउंड्री मतलब उनको बताना था कि डिफ्रेंशिएट करना था कि व्हाट वी कैन कंप्यूट एंड व्हाट वी कैन नॉट कंप्यूट। और ये जो इनका मतलब पूरा स्टडी था ये केवल एब्स्ट्रैक्ट मशीन से रिलेटेड नहीं था, बेसिकली जो रियल में मशीन है उन पर भी ये लागू होता, जो सारा कंक्लूड वो करते उस पर भी ये लागू था। और 1940 और 50 के आसपास जो है सिंपलर, मतलब जो ट्यूरिंग मशीन चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटा मशीन है, लेकिन उससे भी सिंपलर मशीन जो आपका आया फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन 1940 और 1950 के आसपास आया, 1940s और 1950s के दौरान आया। 1950s में नॉर्म चॉम्स्की जो आई थिंक कि अभी भी अलाइव हैं, यूएस में किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएट हैं, 90 के आसपास इनकी एज है। उन्होंने सबसे पहले फॉर्मल ग्रामर को इंट्रोड्यूस किया, मतलब ग्रामर मतलब एक तरीके से सिंटेक्स रूल, हाउ टू राइट सेंटेंसेज इन फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो उसके बारे में उन्होंने जो भी ग्रामर की ज़रूरत पड़ी उसको इंट्रोड्यूस किया था। 1969 में यस कुक, चूँकि एलन ट्यूरिंग का डेथ बहुत अर्ली एज में हो गया था, 40s के आसपास में हो गया था, तो वो थे नहीं 50s में वो थे ही नहीं शायद, और 40s के आसपास उनका डेथ हो गया था। तो उनके काम को यस कुक ने एक्सटेंड किया, मतलब वो जो चाहते थे कि क्या हम कौन सी चीज़ हम कंप्यूट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं, उनके इस काम को कुक ने आगे बढ़ाया था, यस कुक ने आगे बढ़ाया था। तो ऑटोमेटा मशीन बेसिकली होती क्या है? ऑटोमेटा मशीन मतलब ऑटोमेटिक वर्ड से ही रिलेटेड है। तो ऑटोमेटिक वर्ड का मतलब क्या है कि टू डू समथिंग विदाउट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब वो क्या क्या हो सकता है, वो चाहे आपका किसी चीज़ किसी मटेरियल का जैसे यहाँ देखिए लिखा है डिफाइंड एज ए सिस्टम वेयर एनर्जी मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफॉर्म्ड आर ट्रांसमिटेड। मतलब इन सब चीज़ों को आप बिना ह्यूमन बीइंग के डायरेक्टली इन्वॉल्व के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म बदल सकते हैं या एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं इंफॉर्मेशन। बेसिकली हम लोगों का लक्ष्य यहाँ पे इंफॉर्मेशन से ही है। तो ये ऑटोमेटा का मतलब है। और
इसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ऑटोमेटा मशीन और भी तरीके से आप बता सकते हैं। ऑटोमेटा मशीन जो है सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन, उसी जो पहले डिस्कस किया हूँ उसी को दूसरे भाषा में सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन है। और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल मतलब अब्स्ट्रैक्ट मशीन, अब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन है। और ये जो वर्क करता है प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है। मतलब आगे चल के आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर इनपुट पे वो क्या करेगा, तो वो चीज़ वहाँ पे प्री डिटरमिन होता है। इंस्ट्रक्शंस आपके स्टोर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन रूल। ये सब चीज़ें आगे आप देखेंगे, डिस्कस होगा। और इन कंप्यूटर साइंस ऑटोमेटा थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मशीन टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन वी कंप्यूट। तो मतलब ये सब चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है और उसके थ्रू हम ये देखते हैं, चेक करते हैं क्या हम कंप्यूट कर सकते हैं, क्या नहीं कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक मॉडलिंग करें एक सिंपल एक्शन का, कि जैसे मान लीजिए हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है, कोई भी फैन है, फैन को ही कंसीडर कर लीजिए। फैन अगर मान लीजिए ऑफ है तो वो उसका एक स्टेट है, और जैसे ही आप स्विच को पुश करेंगे वो तुरंत ऑन हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये जो ऑन ऑफ लिखा गया है मशीन के दो अलग अलग स्टेट हैं। और ये जो आपका है ये आप ऑपरेशन या इनपुट कह सकते हैं, इनपुट कह लीजिए है कि पुश इनपुट किए तो ऑफ से ऑन हो गया, फिर पुश इनपुट किए तो ऑन से ऑफ हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। इसको हम और भी मतलब आगे जब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, इसके महत्व को आप समझेंगे। और फाइनाइट ऑटोमेटा जो है आपका क्यों हम लोग स्टडी करते हैं, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अब उसमें से कुछ कारण हमने यहाँ पे लिस्ट किया, जैसे सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग एंड चेकिंग द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट। मतलब आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इसकी ऑटोमेटा थ्योरी की मदद से, जो आपके डिजिटल सर्किट को एनालाइज करेगा कि कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो बिहेव नहीं कर रहा है, किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, सारी चीज़ को वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप समझ सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बनाने में कौन मदद करता है? फाइनाइट ऑटोमेटा आपका मदद करता है। और उसके बाद देखिए लेक्सिकल एनालाइजर तो बहुत ही फेमस चीज़ है, ये कंपाइलर का एक फेज होता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर को बनाने में मदद करता है। बेसिकली ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता है। जो भी आप प्रोग्राम इनपुट करते हैं मतलब कंपाइल कराने के लिए, उसमें उसमें जब कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को डिजिटल टोकन में डिवाइड कर देता है। और इम्पॉर्टेंटली मतलब जो बात करें, जैसे आपके आइडेंटिफायर होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ देन एल्स वगैरह आपके कीवर्ड्स हैं, या फिर जो आपके नंबर्स होते हैं उनको, या पंक्चुएशन सिंबल, और खासकर जो कीवर्ड्स प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जैसे इफ देन एल्स ये सब होते हैं, उनको उनकी स्पेलिंग को चेक करता है। लेक्सिकल एनालाइजर एक फेज है, केवल 5 फेज होते हैं, उसमें से कंपाइलर का एक फेज है। अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, लेकिन लेक्सिकल एनालाइजर एक सेपरेट फेज होता है हर तरह के कंपाइलर में। तीसरा यूज हो सकता है आपका कि जैसे बहुत लार्ज स्केल ऑफ डेटा है, ठीक है, लार्ज बॉडीज ऑफ टेक्स्ट यानी कि डेटा, जैसे वेब पेज हो गया, तो वेब पेज में आप जानते हैं बहुत सारा डेटा होता है। तो उसमें आप इसकी ऑटोमेटा की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी बार आया है, या कौन सा फ्रेज, कौन सा सेंटेंस कितनी बार आया है। तो इन सब के ऑकरेंसेस को आप पता कर सकते हैं ऑटोमेटा की मदद से, क्योंकि ऑटोमेटा मशीन बेसिकली आपका पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन ही है। पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि पैटर्न वैलिड है कि इनवैलिड है उसके बारे में बताता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने में एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर और बना सकता है, जिसमें आप प्रोटोकॉल जो होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को वो पता करता है कि वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है, उसके बारे में पता करता है। तो सॉफ्टवेयर फॉर वेरीफाइंग सिस्टम ऑफ ऑल टाइप्स दैट have finite number of distinct states such as communication protocols or protocols for secure exchange of information। मतलब बेसिकली कुल मिला जुला के मोटिव इसका यही है कि प्रोटोकॉल के वैलिडेशन को पता करता है। अगर प्रोटोकॉल वैलिड होगा तो उसको ट्रांसमिट मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगा और ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये सब इसके कुछ मुख्य जो यूज़ हैं या क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये इसका एक कारण है। अब इसमें देखिए कुछ जो टर्मिनोलॉजी है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और जब आप
सब्जेक्ट का नाम ही है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज होगा तो निश्चित तौर पे उसके ग्रामर होंगे, उसके अल्फ़ाबेट होंगे, और जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आपके वर्ड होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ होता है, चैप्टर होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, उसी स्ट्रिंग को आप वर्ड भी बोल सकते हो, उसी स्ट्रिंग को सेंटेंस भी बोल सकते हो। तो अल्फ़ाबेट जो आपका बेसिकली होता है वो आपके दो तरह के होते हैं, एक इनपुट अल्फ़ाबेट होता है और दूसरा आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है। इनपुट अल्फ़ाबेट जो होता है वो आपका देखिए हर मशीन में, हर तरह के ऑटोमेटा मशीन में यूज़ होता है, लेकिन आउटपुट अल्फ़ाबेट स्पेसिफिक है। जो आपके ऑटोमेटा विथ आउटपुट होंगे उसमें केवल यूज़ होता है, जैसे नीले मोरे मशीन है उसमें यूज़ होगा, लेकिन अब जैसे डीएफए एंड डीएफए में नहीं यूज़ होगा। शुरुआत में आप डीएफए एंड डीएफए पढ़ेंगे, उसमें आउटपुट अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ होता है। तो मतलब आउटपुट अल्फ़ाबेट का मतलब ये है कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन जितने भी वैलिडेटिंग या रिकॉग्नाइजिंग मशीन है उसमें आउटपुट का जिक्र नहीं होता है। इस नाते आउटपुट अल्फ़ाबेट अलग से जिक्र नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट अल्फ़ाबेट सेट होता है वो आपका, पहली बात तो ये जान लीजिए कि नॉन एम्प्टी, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या क्या हो सकता है, आपके जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग आप करते हो तो उसमें देखो ABCD सब यूज़ करते हो, तो उसको भी तो कंपाइल करके उसका वैलिडेशन चेक होता है कि आपने प्रोग्राम सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। उस प्रोग्राम के अंदर आपके डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उसको भी वो चेक करता है। अब अगर आप फिर उसके बाद जो है आपके सिंबल्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो या कर्ली ब्रेसेज हो या पैरेंथेसिस हो, कॉलन हो, सेमी कॉलन हो, ठीक है, ये सारे फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, ये सब जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब आपके इनपुट अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आते हैं। वाट एवर यू कैन राइट ऑन कंप्यूटर सिस्टम, जो भी आप लिखते हैं, जो भी सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो सब आपके इनपुट अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रिंग्स आर वर्ड और सेंटेंस। अब स्ट्रिंग, वर्ड और सेंटेंस सब एक ही चीज़ है, मैंने पहले ही बताया है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, खासकर ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेज के केस में। अगर मान लीजिए कि आपका इनपुट अल्फ़ाबेट 0 1 है, तो 0 1 के को बना के आप क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं, या वर्ड बना सकते हैं, या सेंटेंस बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, वर्ड, सेंटेंस सब एक ही चीज़ें हैं। तो जैसे ये 0 1 1, 0 0 1 0 1, या किसी भी लेंथ का स्ट्रिंग, सिंगल जीरो भी आप कर सकते हैं, सिंगल वन भी कर सकते हैं, तो ये सब आपके वर्ड्स कहलाएंगे। ऐसे ए बी अगर आप लिए हैं तो वो भी इस तरह का हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्पेशल करेक्टर प्लस माइनस यूज़ कर लिया तो 3 + 4 3 - 4, ये भी एक वर्ड होगा, वैलिड वर्ड होगा। दो स्पेशल आपके कुछ स्पेशल स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे नल स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखिए, तो नल स्ट्रिंग आपका यूज होगा। नल को हम ऐसे भी एप्सिलॉन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो नल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर एक भी करेक्टर नहीं है, बहुत सिंपल सा, इसको याद रखना है। अच्छा, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ करेक्टर इन दैट स्ट्रिंग। जैसे W मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, तो उसका लेंथ कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसके अंदर 5 करेक्टर है। अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग नल है तो इसकी लेंथ 0 होगी, क्योंकि उसमें एक भी करेक्टर नहीं होता है। तो ये आपका मैं क्विक मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे अच्छा, सिंबल्स, इसमें बहुत, इस सब्जेक्ट के अंदर सिंबल को ढंग से याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे ही सारा चीज़ चलेगा। अब जैसे ये या नोटेशन, तो नोटेशन ये जो है, ये आपका बताता है के जो लिखा गया है, मतलब सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा से आप के लेंथ के जो वर्ड बना रहे हैं उसको डिस्कस कर रहा है। तो देखिए इसको डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ स्ट्रिंग सच दैट लेंथ ऑफ W इक्वल टू के, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जीरो लेंथ का नहीं, 1 या 1 से आगे। अब जैसे W अगर मान लीजिए सिग्मा आपका 0 1 है, मतलब इनपुट अल्फ़ाबेट का सेट 0 1 है, उसमें अगर आप सिग्मा 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 लेंथ की स्ट्रिंग, तो कौन सी स्ट्रिंग बनेगी, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर वहीं पे आप डबल लेंथ की बात करेंगे, मतलब 2 लेंथ की, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। 3 लेंथ की बात करेंगे तो 000 से लेकर 111 तक आ जाएगा। और ये लिखा गया, ये सब नोटेशन आपको ध्यान रखना है, मॉडुलस कर दिया गया, मतलब कितनी स्ट्रिंग है, तो 2 स्ट्रिंग यहाँ पे थी। ऐसे इसमें कितनी स्ट्रिंग थी, 4 थी, तो मॉडुलस आप सिग्मा 2 का 4 आ गया। और इसी तरीके से आपका इसका देखिए, क्योंकि यहाँ टोटल 8 स्ट्रिंग है, तो मॉडुलस ऑफ सिग्मा 3 इक्वल टू 8 आ गया।
एक और टर्मिनोलॉजी है जैसे कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो कोई भी दो स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन या दो से अधिक स्ट्रिंग का आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे अगर सेंटेंस आपका लिखा है कॉन्कैटिनेशन ऑफ W1 एंड W2, तो कुछ नहीं करना, W1 लिखिए, उसके जस्ट बाद बिना स्पेस दिए W2 लिख दीजिए। W2 और W1 का कॉन्कैटिनेशन करना है तो W2 लिखिए, उसके जस्ट बाद W1 विदाउट एनी स्पेस। तो और इसकी इस कॉन्कैटिनेशन के बाद जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, W1 या W2 दोनों की लेंथ में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे जिस सीक्वेंस में करिए, चाहे W1 W2 करिए या W2 W1 करिए, तो दोनों केस में लेंथ जितना W1 का होगा जितना W2 का लेंथ होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल लिया है कि अगर मान लीजिए W1 ये है, W2 ये है, तो W1 W2 आपका 0 1 1 इसको पहले लिख दिया गया, फिर जस्ट इमीडिएट इसको लिख दिया गया। यही काम W2 W1 में पहले आप इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो ये आपका जो है स्ट्रिंग कैसे बनता है कॉन्कैटिनेट करने पे वो है, और दोनों ही केस में लेंथ तो सेम ही आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कॉन्कैटिनेशन अगर अलग सीक्वेंस में करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग अलग अलग होंगी। अब ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसी नाते दोनों इक्वल नहीं होंगे। हाँ, अगर सेम स्ट्रिंग का ही कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं W का ही, तब तो फिर एक ही बात होगा। जब जब डिफरेंट रहेंगे तब तब नहीं होगा। लैंग्वेज की बात क्या होती है कि लैंग्वेज जो भी वैलिड वर्ड्स होते हैं आपके, वैलिडेशन के वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी वैलिड स्ट्रिंग्स होते हैं उसके कलेक्शन यानी कि उसके सेट को हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल छोटा सा लिखा गया। हाँ, दो स्पेसिफिक लैंग्वेज हैं, जैसे L=5 अगर लिखा गया है तो ये एम्प्टी लैंग्वेज है। एम्प्टी लैंग्वेज का मतलब उस लैंग्वेज के अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। लेकिन अगर आप L=कर्ली ब्रेसेस के अंदर नल लिखे हैं तो मतलब इसका हुआ कि उसके अंदर एक स्ट्रिंग है और वो भी क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। मतलब लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग है लेकिन वो स्ट्रिंग एम्प्टी है, और पहले वाले में क्या था, लैंग्वेज ही एम्प्टी है। दोनों में अंतर है। ये आपका लैंग्वेज ही एम्प्टी है और इसमें क्या है, लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है। जैसे आप ये देख, लैंग्वेज मतलब अगर आप एक बॉक्स समझते हैं तो बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, L=5 का मतलब। लेकिन L=नल का मतलब क्या है कि लैंग्वेज के अंदर एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स रखा, उस बॉक्स में कुछ नहीं है। मतलब बॉक्स के अंदर कुछ है लेकिन उस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान देना है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ें हैं मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।